प्यारे बच्चों, आपने देखा है ब्रेक लगाने से साइकिल स्लो हो जाती है। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद रुक क्यों जाती है? केले के छिलके पर हमारे कदम पड़ते ही हम फिसल क्यों जाते हैं? किसी चिकने व गीले फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है? इस चैप्टर में हम इन्हीं सब प्रश्नों के कारण समझेंगे और उत्तर पाएंगे। टेबल पर रखी हुई पुस्तक को पहले बाईं से दाईं ओर धक्का देकर देखें और फिर दाईं से बाईं ओर धक्का देकर देखें। बच्चों, पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लग रहा है, तभी वह रुक रही है। यही बल घर्षण बल है। There is a force acting on the book opposing its motion and stop it. This force is called the force of friction. आपने देखा, यदि हम दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में लगता है, और यदि हम बाईं दिशा में फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन दाईं दिशा में लगता है। दोनों ही स्थितियों में फ्रिक्शन पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। क्या सभी सरफेसेस पर बराबर घर्षण बल लगता है या अलग अलग लगता है? आइए जानते हैं घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कमानीदार तुला यानी स्प्रिंग बैलेंस, यह एक डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु पर लगने वाले बल को माप सकते हैं। इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है जो बल लगने पर फैल जाता है, और इसी के फैलने की माप को नोट करके हम यह जान जाते हैं कि वस्तु ने कितना बल लगाया है। ईंट के एक टुकड़े को धागे से बांध लें और ईंट को स्प्रिंग बैलेंस द्वारा खींचिए। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग नोट कर लें। इससे आपको घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट और फर्श के पृष्ठों के बीच लग रही है। अब ईंट पर पॉलीथीन का एक टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराएं। आप पाएंगे रीडिंग कम हो गई है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लग रही है। इसका अर्थ है पॉलीथीन ने घर्षण बल को कम कर दिया। आइए एक और गतिविधि करते हैं। किसी टेबल पर लकड़ी या गत्ते के टुकड़े को टेढ़ा खड़ा कर लें। इस पर एक निशान लगा दें जहां से आप पेंसिल सेल को बार बार छोड़ेंगे और सतह पर लुढ़कने देंगे। सबसे पहले कांच या लकड़ी के टेबल के ऊपर जहां सेल रुके वहां तक की दूरी को स्केल की सहायता से नोट कर लें। अब कागज की सतह के ऊपर अब रेगमाल की ऊबड़ खाबड़ सतह के ऊपर सेल को लुढ़कने दें। यही सेल अब कपड़े के टुकड़े के ऊपर लुढ़का कर देखेंगे। सेल द्वारा तय दूरी जिस सतह पर वह चलता है इस बात पर निर्भर करती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच इट मूव्स। घर्षण यानी फ्रिक्शन दो तलों के बीच अनियमितताओं के कारण होता है। देखने में मेज और पुस्तक बिल्कुल चिकने लग रहे हैं, फिर भी इनमें छोटे छोटे अप्स एंड डाउन यानी अनियमितताएं होती हैं जिन्हें हम लेंस की सहायता से देख सकते हैं।
ये अप्स एंड डाउन एक दूसरे में धंस जाते हैं, जिसे हम अंतःबंधन कहते हैं, यानी इंटरलॉकिंग। इसी इंटरलॉकिंग को पार करने के लिए हमें कुछ बल लगाना पड़ता है, तभी पुस्तक आगे गति करेगी। यदि किसी वस्तु को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। जैसे किसी चटाई को खींचना आसान होता है, परंतु उस पर कोई बैठा हो तो खींचना कठिन हो जाता है। किसी रुकी हुई वस्तु को गति में लाने के लिए घर्षण पर पार पाने के लिए लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन। उदाहरण के लिए कोई बॉक्स है जिसे हम धक्का दे रहे हैं, परंतु अपने वजन के कारण वह नहीं हिल रहा है और बल लगाने पर वह हिलने लग जाता है, तो वही बल स्थैतिक घर्षण कहलाता है। क्योंकि इस बल ने बॉक्स के वजन की स्थिति के घर्षण को पार पा लिया है, जबकि उसी वस्तु को उसी चाल से चलाए रखने में लगने वाला बल सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से थोड़ा कम होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे खड़ी गेंद को किक मारने में बहुत ज़्यादा बल लगता है, परंतु जब यह गेंद चल रही होती है तो उसे चलाए रखने में थोड़ा बल लगता है। आप हल्की हल्की किक से भी उसे चला सकते हैं।